इस प्रोग्रामर को जब मैंने मेरे फेसबुक अकाउंट के ऊपर रखा था, आप लोगों का बहुत प्यार मिला और अब तक करीब करीब 187 के जितने व्यूज़ शायद हो चुके हैं। मैंने कल अभी देखा था तो 187 के व्यूज़ हो गए हैं। इसके ऊपर लाइक्स भी इतनी सारी आई है और वहीं से बहुत सारे क्वेश्चन भी मुझे मिले हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को मैंने सोचा कि जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उन सबको एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास करूंगा। और उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं वो है प्राइस के बारे में। मैं इस वीडियो के अंदर इसका प्राइस भी बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको टेक्निकली कैसे यूज़ करें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो भी बताऊंगा आप इसको ऑफलाइन या फिर किसी स्टोर में आपके वहां से या फिर आपके नज़दीक की सिटी से कहाँ से खरीद सकते हैं। मैं आपको वो भी बताऊंगा अगर आप इंटरनेशनल यूज़र हो, इंटरनेशनल अगर आपको ये डिवाइस चाहिए तो कैसे आएगा। तो ये सब चीज़ें मैं बीच बीच में वीडियो में बताता जाऊंगा। आपको वीडियो पूरा देखना है, इसको स्किप नहीं करना है। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। बेसिकली ये जो है एक प्रोग्रामर एनिट का जिसके अंदर एक सिंगल चिपसेट यूज़ की है। ये एक एफटीडीआई कंपनी की चिपसेट है। एफटीडीआई बहुत ही पुरानी कंपनी है। ईयर 1992 में ये एस्टेब्लिश हुई थी और कंप्यूटर फील्ड के अंदर और बहुत सारी जगह पे जहाँ पे RS-232 या फिर कॉम्पॉड 2322 यूएसबी कन्वर्जन जहाँ जहाँ पे भी हुआ है वहाँ पे आपको हमेशा एफटी की 232 वाली आईसी देखने को मिलेगी। ये उसी का एक वर्जन है FT232 का और ये एडवांस है और इसी के अंदर सब कुछ दे दिया है। यानी कि समझो इसके अंदर 1.8 वोल्ट का एलडीओ सप्लाई भी इसके अंदर से आउटपुट होता है, 3.3 वोल्ट का भी सप्लाई इसके अंदर से आउटपुट होता है। यानी कि एडिशनल कोई सर्किट नहीं, सिंपल एक ही आईसी के अंदर सब कुछ दे दिया है। दूसरा, FTDI की ये FT232 आईसी जो है वो मोर देन 480 Mbps की हाई स्पीड USB 2 को सपोर्ट करता है। यानी कि ये स्पीड से काम करेगा जिसके कारण ये एज ए लॉजिक एनालाइजर भी यूज़ किया जा सकता है। इसके बहुत सारे वर्जन मार्केट के अंदर है FT232 रिलेटेड, लेकिन स्पेसिफिकली हमारे लैपटॉप रिपेयरिंग या फिर मदरबोर्ड रिपेयरिंग या फिर जितने भी अभी मैंने आपको जो फील्ड बताए उसके अंदर हमें जो काम में लगने वाला है वो एक ऐसा यूनिट जो एक ओपन सोर्स यूनिट है। और ये ओपन सोर्स यूनिट इसलिए मैं कहूँगा कि इसके अंदर आपको कोई भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। FTDI का रॉयल्टी फ्री वर्चुअल कॉम्पोर्ट यानी कि VCP ड्राइवर के साथ में आता है, प्लग एंड प्ले है और इसका जो सॉफ्टवेयर है वो भी ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स लाइसेंस के साथ में ही आता है। तो आप इसको कहीं पे भी यूज़ करो, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। ये चीज़ें जो मैं अभी डिटेल में बता रहा हूँ नॉर्मल यूज़र के लिए सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो हायर टेक्निकल पर्सन है उनको ये सब चीज़ों की जानकारी चाहिए होती है, इसलिए मैं ये सब चीज़ें भी इसके अंदर मैं रख रहा हूँ। तो ये जो चिपसेट है वो कहाँ कहाँ पे काम में लगती है। जहाँ पे USB टू FIFO हमें कन्वर्जन करना है या फिर USB टू FT1248 करना है, USB टू JTAG करना है। यहाँ पे मैं JTAG बोलता हूँ, यानी कि यहाँ पे आप वो MEC वाला JTAG मत समझिए। JTAG यानी कि वो यूनिवर्सल JTAG है। किसी भी JTAG आउटपुट को वो इनपुट और आउटपुट को ये सपोर्ट करता है ये चिपसेट। ये USB टू SPI भी होता है, USB टू I2C भी होता है, USB टू बिटबैंग भी बनता है, फास्ट सीरियल इंटरफेस भी बन सकता है। ये एक CPU टारगेटेड इंटरफेस भी बन सकता है USB टू अपना एज ए मेमोरी। तो बहुत सारे फंक्शन इसके अंदर है। ये कार्ड रीडर में भी यूज़ होता है, राइटर में भी यूज़ होता है, MP3 प्लेयर में भी यूज़ होता है, सेट टॉप बॉक्स के अंदर भी यूज़ होता है, डिजिटल कैमरा के इंटरफेस के तौर पे भी ये यूज़ होता है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये चिपसेट यूज़ होती है और FTDI ने बहुत ही शानदार चिपसेट ये बनाई है और आप FTDI का वेबसाइट के अंदर जाके चेक कर सकते हो। बहुत पुरानी कंपनी है और इसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लैपटॉप और डेस्कटॉप मदरबोर्ड के अंदर जो बायोस आती है उसके अंदर ये कैसे काम करेगा वो हम लोग देखेंगे। लैपटॉप और डेस्कटॉप के अंदर हमें 1.8 वोल्ट 3.3 वोल्ट की बायोस सबसे ज़्यादा आएगी और ये जो प्रोग्रामर है
ये 1.8 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट सभी तरह की एसपीआई फ्लैश को प्रोग्रामिंग करने के लिए सक्षम है। इसके अंदर डेटाबेस ऐड करना भी बहुत आसान है। वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। आपको पैकेज में क्या आ रहा है वो पहले देख लेते हैं। तो पैकेज के अंदर आपको एक प्रोग्रामर आएगा जिसको हम बोलते हैं N8 SPI फ्लैश वर्जन 2.2, और इसके साथ में इस तरह से इसके स्टैंड आएंगे, और एक आएगा आपको 200 mAh का एक सॉकेट DIP2 200 mAh, और एक आएगा 150 mAh बायोस जो आती है उसका कन्वर्टर। साथ ही साथ में इसके अंदर और दो पीसीबी है WSON 8 के लिए, जहां पे एक रहेगा हमारा 6x5 और एक रहेगा 8x6। वैसे ही SOP 16 और SOP 8 इसको भी हम लोग इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, मैं इस वीडियो के अंदर वो सब चीजें मैं लगाऊंगा कि जो छोटी छोटी गलतियां हैं। फिर समझो कि आपने ऐसा सोचा कि भाई मेरा जो आपने वीडियो में बताया है वैसा ही करके मैंने काम किया है, लेकिन मैं काम नहीं कर पा रहा हूं। तो होता क्या है, तो गलती नंबर एक, कई बार लोग कैसे काम करेंगे कि आपने इसको इस तरह से लगा दिया, आपने सोचा ही हो गया है फिक्स, अभी मैं सीधा ही इसको प्रोग्रामर में लगा देता हूं, और बोलेंगे कि हमारा आईसी डिटेक्ट नहीं हो रहा है। तो गलती कहां पे होती है, आपको इसको सोल्डर करना है। ये पैकेज के अंदर आपको दिया है अलग से, ताकि वो पैकिंग के अंदर ये पीने मुड़े नहीं, लेकिन आपको इसको कंपलसरी इसको सोल्डर करना पड़ेगा। आप इसको ध्यान में रखिए। कई बार कुछ लोग इस तरह से लगा देते हैं, क्योंकि ये सब चीजें मैंने देखी है, मेरे पास में प्रॉब्लम आया है, जब मैंने फोटो मंगवाए तब पता चला। इस तरह से लगा दिया और सीधा ही प्रोग्रामर के अंदर लगा दिया। तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, इसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना है। जब भी आपके पास में पैकेज पहुंचे इसको सबसे पहले सोल्डर कर दीजिए। और एक बार इसको सोल्डर कर दिया, अभी इसके ऊपर हम लोग WSON 8 लगाते हैं। तो कोई कहेगा कि सर हमारे पास में हर बार सोल्डर करना हमें अच्छा सेट नहीं हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आप अलग से ऐसे इंस्ट्रूमेंट ले सकते हो, उन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आपके पास में WSON 8 का ऐसा पीसीबी है, आपको कुछ नहीं करना है। ये सेंटर पॉइंट जो है वो ग्राउंड है, इसको आप नहीं लगाओगे ना, सोल्डर नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट ये दोनों एक ही है। या फिर ये ग्राउंड नहीं लोगे तो भी चलेगा। आप इस बायोस को सीधा ही यहाँ पे लगाओ, जो हमारा WSON 8 का जो पैकेज होता है। तो इस आईसी को आप सिंपल यहाँ पे लगा के सिर्फ एक माइक्रो सोल्डर से ही थोड़ा थोड़ा सोल्डर कर लो। सोल्डर करके इसको प्रोग्राम करके वापस निकाल दो। इसके ऊपर हमें एसएमडी गन से सोल्डर करने की जरूरत नहीं है, माइक्रो सोल्डर से ही आप इसके ऊपर सोल्डर लगा सकते हो। और इसी से आपको निकालना है तो भी निकाल सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा गर्म किया, थोड़ा ऊपर किया, इस तरह पे थोड़ा ऊपर किया, निकल जाएगा। या फिर हल्का सा आप सोल्डर आयरन यूज अपना एसएमडी रिवर्क स्टेशन यूज करोगे तो भी निकल आएगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि ये आईसी आपकी खराब हो जाती है। इसका रीजन क्या है कि इसको अगर हम लोग ज्यादा गर्म कर लेते हैं तब ऐसे केस के अंदर ये शॉर्ट हो जाती है या फिर ओपन हो जाती है। फिर आप ऐसे सोचोगे कि मेरे लैपटॉप के अंदर डिस्प्ले आ रहा था, मैंने इस आईसी को निकाला, यहाँ पे सोल्डर किया, प्रोग्रामर के अंदर लगा रहा हूँ, लेकिन मेरी आईसी डिटेक्ट नहीं हो रही है। तो प्रोग्रामर में खराबी है। हालांकि प्रॉब्लम आ गया है आपकी बायोस के इस हार्डवेयर के अंदर, क्योंकि ये ज़्यादा गर्म हो गई है। तो इसको निकालना भी बहुत सारे लोगों के लिए दिक्कत की बात होती है, लेकिन जो फ्रेशर है मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि जब भी आप इस आईसी को निकालो, आप एक जगह पे सोल्डर का पॉइंट यानी कि अपना एसएमडी का पॉइंट मत रखिए, इसको घुमाते रहिए और हो सके उतना आजू बाजू के एरिया को गर्म करिए। आईसी को गर्म करने का प्रयास मत करिए, हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी आपके बोर्ड के अंदर और आपकी आईसी आराम से निकल जाएगी। लेकिन अगर आपने एक ही जगह पे एसएमडी रिवर्क स्टेशन का गन रखा हुआ है तो ऐसे केस के अंदर ज़्यादातर ये आईसी खराब हो जाएगी। ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम आते हैं। तो
ऐसे भी क्वेश्चन थे जिसका जवाब मैंने इसके अंदर दे दिया कि आपका प्रॉब्लम क्या आ रहे हैं। दूसरी बात कि जब भी आप इसको निकाल के वापस लगाते हो, आप टेस्टिंग के लिए लगाते हो, तब भी आप वही करिए। इस सेंटर पॉइंट को मदरबोर्ड में सोल्डर करने का जरूरत नहीं है। आप सिंपल इसको नॉर्मल माइक्रो सोल्डर से ही चारों लेग, उसके आठों के आठों लेग को सोल्डर करके एक बार चेक कर लीजिए आपका डिस्प्ले सही हो गया है। उसके बाद में आपको इसको फिक्स करना है तो एसएमडी मशीन से इसको पूरा फिक्स कर दीजिए, ताकि ऐसा होगा कि कई बार आपको ऐसा होता है आपको 2-3 बार उसको निकालना पड़ता है। इसके लिए WSON 8 के लिए हमारे पास में एनिट का पोगो पिन का भी सेट है, उसको अलाइन करना पड़ता है, तब जाके वो इजीली आपको ऑनबोर्ड प्रोग्रामिंग करके देगा, जिसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इस तरह से WSON 8 के लिए एक ये हो गया। आपको पैकेज में जो मिलेगा वो इतना मिलता है जो अभी अभी मैंने अभी आपको बताया। लेकिन अगर आपको एडिशनली इस टूल के अंदर क्या क्या चीजें लग सकती है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, एक एनिट का एक ऐसा पैड है, इसके अंदर भी ऐसा ही रहेगा। आपको ऐसे अलग से पिंस मिल जाएगी, इसको यहां पे लगा के अब इसको सोल्डर कर दीजिए। सबसे पहले सोल्डर तो हर एक में करना है, इसको सोल्डर किए बगैर इसको यूज नहीं करना है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आएगी, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा पैकेजेस इसी पैड के अंदर आ जाता है। जैसे कि समझो यहाँ पे आपको TF BGA वाला जो है ये है 5x5, यानी कि टोटल तो अपनी 24 डॉट ही रहेगी। ये भी TF BGA है, तो ये भी 5x5 वाला है। WSON 8 जो ये है 8x6 और 6x5, ये दोनों आपको इसी के ऊपर मिल जाएंगे। एक समय पे एक ही आईसी इसके ऊपर सोल्डर कर सकते हैं, और इस पीसीबी का क्वालिटी इतना अच्छा है कि आप चाहे इसको 100 बार यूज करो तो भी ये खराब नहीं होगा। सर देखिए मैंने बताया वैसे आपको एक जगह पे सोल्डर को नहीं रखना है, अपने एसएमडी गन को घुमाते रहो। वैसे ही WSON 8 के लिए है, यहाँ पे अलग अलग आपको USON 8 की अलग अलग पैकेज मिल जाएगी, जिसके अंदर ये सबसे ऊपर वाली जो है वो T2 के लिए है, यहाँ पे भी एक BGIC के लिए है। तो ऐसा SPI पेड एक समय में एक ही आप लगाओ और उसको आप यहाँ पे प्रोग्रामर के साथ में यूज कर सकते हो, ये अलग से आपको मिल जाएगा अगर आपको ये चाहिए तो। और एक आता है, इसका वीडियो मेरे फेसबुक के अंदर जो मैंने बताया, मैंने इसी का एक वीडियो बनाया था, जो इसकी रील जो है बहुत ही वायरल हुई। और ये हमारा WSON 8 जो दोनों साइज है, और एक बीच में जो है वो T2, एप्पल की जो T2 वाली आईसी आती है, तो वो यहाँ पे लग जाएगी। तो इसको भी सिंपल है, इसको लगा के आप सीधा ही इसको प्रोग्रामर के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई सर्किट नहीं है, 1.8 हो 3.3 वोल्ट हो, इसके लिए हमें इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए, इसके अंदर कोई सर्किट नहीं आती है। हमारा प्रोग्रामर 1.8, 3.3, 5 वोल्ट, 2.5 सभी तरह की EEPROM को सपोर्ट करता है। तो आप 1.8 वोल्ट वाली लगाओ चाहे 3.3 वोल्ट वाली लगाओ, आपको इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, या फिर ऐसा कोई स्पेसिफिक टूल नहीं चाहिए कि 1.8 के लिए अलग एडाप्टर या फिर 3.3 के लिए अलग एडाप्टर। ये भी एक क्वेश्चन था कि क्या सर ये हमें सर्किट वाला चाहिए जिसके अंदर 1.8 का कन्वर्जन हो। जरूरत नहीं है, इसके अंदर इनबिल्ट है। इस आईसी के अंदर ही 1.8 और 3.3 वोल्ट हमें मिल जाएंगे। इसको वोल्टेज को अलग करने के लिए यहाँ पे हमें 1.8, 3.3 और 5 वोल्ट दिया है। लेकिन अगर आप इस प्रोग्रामर से 1.8 और 3.3 वोल्ट वाली कोई भी SPI फ्लैश को प्रोग्राम कर रहे हो, आपको ये जंपर चेंज करने की जरूरत नहीं, इसको बाय डिफॉल्ट 3.3 पे ही रखो। कोई स्पेसिफिक केस के लिए अगर आपको 1.8 की जरूरत है तभी हमें इस जंपर को 1.8 पे रखना है। तो आपको यहाँ पे मिडल में ये जंपर होना जरूरी है, ये जंपर नहीं होगा बायोस जो है वो डिटेक्ट नहीं होगा। तो 3.3 के ऊपर इसको रखिए, इसको फिक्स ही रखिए। इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं, तो यहाँ पे एक एड्रेस लाइन वाला आपको दिख रहा है। तो मैंने अभी अभी आपको जो अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए बात की, ये उनके काम में लगने वाला है।
ये भी उनके काम में लगने वाला है। तो इसमें से वो लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, तो वो एड्रेस 0 से लेके यहाँ पे सब एड्रेस मैंने बताया है कि यहाँ पे आप टीडीओ, टीसी के, टीडीए, टीडीओ, टीएमएस रीसेट, यानी कि ये अपना जेटेक का डिबगर के तौर पे अगर किसी को यूज करना है तो इसको यूज कर सकता है। इसके अंदर अगर समझो कि एक्सटर्नल मीसो मोसी यानी कि एसपीआई फ्लैश करना है तो भी कर सकते हैं। I2C करना है तो I2C भी कर सकते हैं। I2C के लिए यहाँ पे 2 रजिस्टर की जगह दी हुई है। यहाँ पे आपको रजिस्टर लगाने पड़ेंगे 4.7K के। जो भी I2C के लिए एक्सटर्नली जो भी IoT डिवाइसों के लिए यूज करना चाहता है तो यहाँ पे 4.7K के 0805 साइज के 2 रजिस्टर यहाँ पे प्लेस करना है। उसके बाद में आपका ये SDA और SCL ये दोनों जो है एज ए I2C वो यूज कर पाएंगे। वैसे ही यहाँ पे ये जो लाइंस जो है ये अपनी एक ऐसा कहेंगे कि भाई जो MPSSE का जो उसके अंदर जो सिंक्रोनाइजेशन आता है, मल्टी प्रोटोकॉल सिंक्रोनाइजेशन का, सीरियल इंजन का, उसके लिए हम लोग इस पॉट का यूज करते हैं। लैपटॉप रिपेयरिंग, मदरबोर्ड रिपेयरिंग में काम में नहीं लगेगा, ये अदर इंडस्ट्रीज के लिए काम में लगेगा। और इसको आप कन्फ्यूगर भी कर सकते हो इस आईओ को, किस पिन के ऊपर क्या आउटपुट निकालना है। तो वो कैसे करते हैं तो मैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। FTDI ने इसके लिए अलग से प्रोग्राम दिया हुआ है। तो सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से है कि जिसके अंदर आपको गूगल में जाके FT Pro को सर्च करना है। जैसे ही आप करोगे आपको FTDI की सबसे पहली साइट मिल जाएगी। इसके अंदर आपको जाना है यूटिलिटी के अंदर, और यूटिलिटी में जाने के बाद में यहाँ पे आपको फर्स्ट पेज के अंदर FT Pro आपको मिल जाएगा। इसको यहाँ पे क्लिक करिए, और करने के बाद में आपको ये जो है FT Pro 3.12 वाला, तो यहाँ पे है अवेलेबल फॉर डाउनलोड बाय क्लिकिंग हियर। तो जैसे ही डाउनलोड कर लोगे, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, और उसका फिर सेटअप लगाना है हमें। सेटअप करने के बाद में आपको इस तरह से दिख जाएगा। अभी ये सॉफ्टवेयर जो है वो हमें इसको प्रोग्राम करने के लिए है, यानी कि प्रोग्रामर को प्रोग्राम करने के लिए है। तो आपको एज ए SPI फ्लैश इसको यूज नहीं करना है, और आपके पर्पज के लिए यूज करना है तो इस ftproc.exe फाइल को आपको रन करना है। एक बार आप इसको जब रन करेंगे तो इसको हमें USB पोर्ट के साथ में लगा के रखना है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का लुक कुछ इस तरह से रहेगा, और इसके बाद में यहाँ पे आपको डिवाइस पे आके क्लिक करना है, और यहाँ पे स्कैन एंड पार्स F5 प्रेस करेंगे तो ये प्रोग्रामर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा। अभी इस प्रोग्राम को, यानी कि इसकी कंट्रोलर को हम लोग यहाँ से प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे कि समझो ये चिप कौन सी है, उसका USB का अगर आपको वेंडर आईडी, यानी कि ये जो डिटेक्ट करता है एज ए USB, उसकी आईडी अगर चेंज करनी है तो भी आप यहाँ से कर सकते हो। उसकी कस्टम PID भी आप यहाँ से बना सकते हो। फिर इसके बाद में USB कॉन्फ़िग डिस्क्रिप्टर है। यहाँ पे मैक्सिमम बस पावर जो है 100 मिली एम्पियर का, आप इसको भी चेंज कर सकते हो अप टू 500 मिली एम्पियर। तो इसके बाद में आप इसके BM एट्रीब्यूट्स जो है वो सेट कर सकते हो। यहाँ पे स्ट्रिंग की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख सकते हो, इसको सीरियल नंबर दे सकते हो। और इसके बाद में यहाँ पे हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन के अंदर यहाँ पे आपको हार्डवेयर दिखेगा। तो आप इसको RS-232 की जगह पे 245 FIFO भी बना सकते हो, CPU FIFO भी बना सकते हो, आपको सब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके ड्राइवर जो है VCOM, जो वर्चुअल कॉम पोर्ट वाले जो ड्राइवर है, ये ओपन सोर्स और फ्रीली अवेलेबल है, और ये इजीली विंडोज के अंदर प्लग एंड प्ले है। तो यहाँ पे भी अगर आपको D2XX डायरेक्ट करना है तो भी आप कर सकते हो। FT1248 के लिए भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। IO कंट्रोल जो मैंने अभी आपको बताया था, इस प्रोग्रामर के अंदर यहाँ पे जो भी पिन्स है उसको आप अपने मुताबिक उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यहाँ पे आपको सब
सिग्नल मिल जाएंगे। इसके अंदर इनबिल्ट देखो एक क्लॉक सिग्नल से लेके वो सब कुछ बना सकते हैं, 30 मेगाहर्ट्ज, 15 मेगाहर्ट्ज, 7.5 मेगाहर्ट्ज। जिस पिन से आपको क्लॉक आउटपुट करवाना है क्लॉक आउटपुट करवा लो, RX TX जो भी करवाना है वो अलग अलग पिन के हिसाब से आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, यानी कि आप अपने टेलर मेड इसका यूज कर सकते हो। और इसके बाद में यहाँ पे एड्रेस लाइन, एड्रेस के अंदर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रहता है आईओ का जो ड्राइविंग पिन है, यानी कि अपनी यहाँ वाली जो पिन्स है, इसकी जो ड्राइविंग पिन जो है वो 8 मिली एम्पियर पे बाय डिफॉल्ट है, लेकिन आप इसको अप टू 16 मिली एम्पियर तक ले जा सकते हो। तो ये भी आपके हाथ में है इसको कॉन्फ़िगर करना। वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग अपने हिसाब से जो सी है यानी कि ये वाला, इसको भी अगर समझो हमें 16 मिली एम्पियर तक हमें ड्राइव करवाना है तो भी हम लोग यहाँ से करवा सकते हैं। ये सब कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद में अभी तो एज ए SPI प्रोग्रामर इसके अंदर कुछ भी करना नहीं है, लेकिन ये सब करने के बाद में आप इसको जब प्रोग्राम करेंगे तो ये प्रोग्राम हो जाएगी। और इसको आपको बिल्कुल ब्लैंक कर देना है, फैक्ट्री डिफॉल्ट कर देना है, तो उस समय में भी आप इसको इरेज कर सकते हो। यहाँ पे इरेज का ऑप्शन है, तो इसको हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो जो आपने सेट किया है वैसा का वैसा प्रोग्राम हो जाएगा, और आप जब भी चाहो तब इसको इरेज करके फैक्ट्री मोड पे ला सकते हो। तो ये ईप्रोम ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे ईप्रोम के अंदर ये सब चीजें जो है यहाँ पे लिखी है, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस अगर मैं देता हूं तो यहाँ पे डेटा लिख जाएगा, और इसको हम इरेज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे इस FT232 को अपने मुताबिक आपको जो भी आउटपुट में चाहिए, जो भी आपको सिंक्रोनाइज सीरियल इंजन बनाना है वो आप बना सकते हो। तो इस तरह से एक प्रोग्रामर का एक ओवरव्यू हुआ। एक USB जो अपना रेगुलर जो पोर्ट है वही है, आपको ध्यान एक ही चीज रखनी है, आपको हो सके उतना कम लेंथ का यानी कि 1 मीटर जितना केबल आप यूज करो, वो अच्छा रहेगा। डेटा कम्युनिकेशन सीरियल समझो कि इसके अंदर डेटा ब्रेक भी नहीं होगा, जितना केबल छोटा होगा उतनी इसके अंदर परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। तो ये केबल भी आपको साथ में दिया जाता है, तो आप इसी केबल को आप यूज करो। और तो ये था एक थोड़ा बेसिक ओवरव्यू। और भी कौन कौन से कनेक्टर लग सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि क्लिप कनेक्टर है। इस क्लिप कनेक्टर के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूं। ज्यादातर होता क्या है कि ये जब हम लोग मदरबोर्ड में लगाते हैं तब आईओ मैं हर बार आईओ बोल रहा हूं लेकिन हमारा SPI ही है वो, तो SPI फ्लैश हमारा डिटेक्ट नहीं होता है। तो उसका रीजन ये है कि जब हमारा प्रोग्रामर 1.8 वोल्ट या 3.3 वोल्ट यहां से आउट करता है और वो जाता है मदरबोर्ड की ओर, तो इसके जो VCC वोल्टेज जो है वो हमारे प्रोग्रामर के यूज होते हैं। तो मेरे पास में एक बोर्ड है यहाँ पे, और ये मॉडल है अपना ZHK। इसके ऊपर 1.8 वोल्ट की बायोस आती है, तो 1.8 वोल्ट वाली बायोस के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूं तो ऐसे केस के अंदर हमारा ये फेल हो जाता है। रीजन क्या है कि ये प्रोग्रामर जो है वो हमारा यहां से 1.8 वोल्ट का आउट निकालेगा या फिर 3.3 वोल्ट का आउट निकालेगा। होना ये चाहिए कि उस वोल्टेज का रिवर्स बायसिंग यहां पे होना चाहिए। रिवर्स बायसिंग का मतलब कि वो वोल्टेज आगे नहीं जाने चाहिए, लेकिन इसके अंदर तो ऐसा कोई ऑप्शन रखा ही नहीं है। तो उस केस के अंदर क्या होगा कि इसके जो प्रोग्रामर के जो 3.3 वोल्ट है या फिर 1.8 वोल्ट जो है वो मदरबोर्ड में आप देते तो यहां पे हो, लेकिन वही वोल्टेज वो आगे जाता है इस पूरे बोर्ड के अंदर जहां जहां पे वो 1.8 वोल्ट कनेक्टेड है, तो वो यहां पे इसके VRM के अंदर सबसे पहले जाएगा क्योंकि VRM सीधा ही इसके साथ में कनेक्टेड है। तो उस समय में ऐसा होगा कि यहाँ पे वोल्टेज वो रिवर्स जाएंगे। अभी मॉसफेट जो है, मॉसफेट के लिए वो फॉरवर्ड बायस बन जाएगी। वोल्टेज इस तरफ से आता है तो फॉरवर्ड बायस बन जाएगी, क्योंकि वो उसके सोर्स के अंदर से वो ड्रेन से आउट हो सकता है। तो जो अपने मॉसफेट की इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसके हिसाब से अगर वहां पे N चैनल का मॉसफेट है तो ऐसे केस के अंदर हमारे वोल्टेज जो है
पूरे बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिसके कारण इस बायोस को उसके पर्याप्त वोल्टेज नहीं मिलते हैं। और ऐसे केस के अंदर आपका प्रोग्राम चाहे ये हो चाहे और कोई भी हो, जब भी आप क्लिप यूज करते हो तब आप बायोस को डिटेक्ट नहीं कर पाते हो, तो उसका रीजन यही है कि आपको इसको ओपन करना पड़ेगा। इसको आप एक बार ओपन कर लो 1.8 वोल्ट के सप्लाई को। अगर 3.3 का है तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई के लाइन फिल्टर को ओपन कर दो, किसी भी एक साइड से इसको ओपन कर दो। इसको इस तरफ से सोल्डर निकाल लूं या फिर इस तरफ से सोल्डर निकाल दो, इसको थोड़ा ऊपर कर लूं। इससे होगा क्या, आपके वोल्टेज यहीं पे रहेंगे और इसके कारण आपका बायोस जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा। तो ये भी एक क्वेश्चन था जो मुझे मिला था कि सर ये क्लिप काम नहीं कर रही है। तो क्लिप नहीं काम कर रही है, उसका रीजन मैंने अभी आपको समझाया। ऐसे चांसेस हो सकते हैं। तो इस तरह से आप क्लिप भी यूज कर सकते हो। और भी प्रोडक्ट है, जैसे कि अपना अभी तो एप्पल के लिए सैम पॉड जो आते हैं, तो सैम पॉड के कनेक्टर जो है मेरे पास में, सैम पॉड के पूरे सेटअप है। तो ये सैम पॉड रहेंगे तो सैम पॉड के लिए भी ये प्रोग्रामर काम कर सकता है। मेरे पास में और एक आउटडेटेड एक सर्किट थी जो कि सिर्फ और सिर्फ ENI-IO को प्रोग्राम करने के लिए यूज होती थी। तो ENI-IO के लिए भी ऐसे ही है, तो ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं इस प्रोग्रामर के द्वारा, और IO को हम प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ENI की IO प्रोग्राम होगी। IT, नोवाटॉन, MEC इसके अंदर प्रोग्राम नहीं होगी। तो जिसके पास में पुराना वर्जन ये पड़ा हुआ है वो ENI इसके द्वारा करवा सकते हैं। और क्या लगेगा, तो और आप लोगों ने देखा है कि पोगोपिन भी इसके अंदर लग सकती है। सभी तरह के ऐसे एडेप्टर इस प्रोग्रामर के साथ में काम करेंगे। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू। अभी हम लोग इसका फंक्शन देखते हैं। अभी हम लोग देखेंगे इसके सॉफ्टवेयर का पार्ट, किस तरह से ये लगाएंगे और इसका प्राइस क्या है, तो उसके बारे में मैं बता दूं। अभी इसका मार्केट रेट है ₹3,500। अभी आप किसी भी कंट्री में हो, आज वीडियो आप देख रहे हो, तो ₹3,500 का अपनी करेंसी के अंदर कन्वर्जन कर लीजिए। इंटरनेशनल यूजर के लिए मैं आपको बता दूं कि गूगल में जो आप कन्वर्जन करेंगे वो प्राइस एग्जैक्ट नहीं आएगा। आपको इसके ऊपर 5% प्राइस अप करके ही कन्वर्जन लेना है। रीजन क्या है कि गूगल एक मार्केट प्राइस देता है, लेकिन जब हम रियल टाइम में ट्रांजैक्शन करते हैं 5% अप करके ही हमें ध्यान में लेना है। तो अभी का रेट एग्जाम्पल के तौर पे वह ₹85 चल रहा है USD का, तो आपको उसको गिनना है ₹90। और एक बात, इंटरनेशनल यूजर्स जो भी है वो जब भी ऑर्डर करते हैं उसके अंदर आपको इसकी जो प्राइस है इसके ऊपर शिपिंग का कॉस्ट लगता है, और शिपिंग का कॉस्ट के ऊपर आपको 80% GST भी इसके अंदर ऐड करना है, जो भी प्रोडक्ट आप इंडिया से इंपोर्ट करवाएंगे। तो ये सभी प्राइसों को आपको प्लस करके चलना है। आपने कहीं पे भी लिस्टिंग में देखा इसका प्राइस, वो इसका बेस प्राइस है। ये सब चार्जेस अलग से होता है, और जहां कहीं पे भी इसको आप इंपोर्ट करवाते हो वहां पे उस कंट्री का, उन कंट्री के लॉ के हिसाब से जो भी कस्टम ड्यूटी आपको आपकी कंट्री के अंदर पे करनी है वो आपको ही पे करनी पड़ेगी। तो वहां पे शिपिंग कंपनी एक बार डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद वो आपसे सर्टेन अमाउंट कुछ क्लेम करेगी जो आपकी कंट्री के कस्टम ड्यूटी के अनुसार होगी। वो इंडियन रुपीस के हिसाब से या फिर इंडिया नहीं मांग रहा है, ना ही वो शिपिंग कंपनी मांग रही है, लेकिन आपकी कंट्री मांग रही है, तो आपको उस समय में उसको एडिशनली पे करना है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक देश के अंदर कस्टम ड्यूटी लगे, कभी कभी नहीं लगती है, कभी कभी लगती है, वो आप उसको देख लीजिए। लेकिन ये भी एक क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया, इसका प्राइस भी मैंने क्लैरिफाई कर दिया। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसको यूज करते हैं और इसका सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर आप कहाँ से डाउनलोड करोगे? तो सॉफ्टवेयर के लिए आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो github.com
एरिस लैपटॉप, ये है उसकी लिंक। ये एक एनिट फ्लैश का यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, जो एक फॉर्क है अपना नोफेल्टरू का यूएसपी एएसपी फ्लैश का जो वर्जन है, ये उसी का एक फॉर्क है। तो आपको यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे लेटेस्ट रिलीज के ऊपर आना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इस सॉफ्टवेयर को यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरह से आपको यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। दूसरा तरीका क्या है कि दूसरा तरीका ये रहेगा कि आपके पास में टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम के अंदर जितने भी हमारे यहाँ पे एनिट बायोस प्रोग्रामर के जो यूजर है, तो उनको यहाँ पे मैं अपडेट दे देता हूँ। तो आप पिन मैसेज के ऊपर जाइए और पिन मैसेज पे क्लिक करेंगे, आपको जो भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होगा वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि समझो यहाँ पे कुछ आईसी ऐड हुई है, तो कुछ आईसी ऐड हुई है, उसके बाद की रिलीज ये ऐसे रहेगी। तो आपको हमेशा पिन मैसेज से ही सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड करते रहना है। तो ये 27 मार्च को अपलोड किया है, तो वैसे ही अलग अलग डेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। अगर आपको ये साइट नहीं मिल रही है या फिर अगर कोई क्वेश्चन है कि आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लिखिए telegram.org/harshad_aris। तो ऐसे करने से आप मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे और मेरे टेलीग्राम के अंदर आपको जो भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड क्वेरी है आप मुझे वहां पे पूछ सकते हैं। तो ये हो गया कि सर आपको कांटेक्ट कैसे करें अगर कोई दिक्कत आती है तो ये है उसका रास्ता। तो आपको मैंने दो चीजें बता दी, एक वेबसाइट की लिंक और एक यहाँ पे टेलीग्राम के अंदर इसका सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा। ये एक ओपन सोर्स लाइसेंस यानी कि ड्राइवर वाला है ऑप्शन। इसकी एफटीडीआई जो है वो आराम से प्लग एंड प्ले है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगी। दूसरा कि जैसे ही प्रोग्रामर आपने यहाँ पे कनेक्ट किया, तो मैं जैसे ही यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, अब डिवाइस मैनेजर में आइए, यहाँ पे पोर्ट में आपको इस तरह से यूएसबी सीरियल पोर्ट दिखाई देगा। तो इस तरह से एक दूसरा यहाँ पे एक सीरियल कन्वर्टर आ जाएगा, इसको हम लोग ओपन करते हैं। देखिए एफटीडीआई का इसने ऑटोमेटिकली बीसीबी ड्राइवर ले लिया है। ये ओपन सोर्स है, आराम से हो जाएगा। फिर भी अगर समझो आपको ड्राइवर इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत आती है, आपके विंडोज में कुछ समझो अपडेट बाकी है वगैरह वगैरह, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे पास में जो एनिट फ्लैश प्रोग्रामर का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर इसके ड्राइवर है। तो आप सबसे पहले प्रोग्रामर को कनेक्ट करने से पहले आप इसके ड्राइवर को पहले इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे कि आप एनिट फ्लैश का सॉफ्टवेयर इस तरह से आपको दिखेगा। इसके अंदर ड्राइवर में जाइए, ड्राइवर में FT232 में जाना है और यहाँ पे ये सेटअप है, इस सेटअप को आपको चला लेना है। तो इससे आपके ड्राइवर सबसे पहले इंस्टॉल हो जाएंगे। ड्राइवर इंस्टॉल हो जाने के बाद में जब हम सॉफ्टवेयर को रन करेंगे, यहाँ पे भी एक दिक्कत है। कई लोग कैसे करते हैं कि जैसे ही वो जिप फाइल डाउनलोड की है, तो अगर आप समझो कि इसको इस तरह से रन करते हो कि विनजिप के अंदर इसको ओपन किया और आप इसको सीधा ही रन करते हो, तब ऐसे केस के अंदर नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, क्या नहीं चलेगा? तो आपकी कोई बायोस डिटेक्ट नहीं होगी। उसका रीजन क्या है कि आपने सिर्फ और सिर्फ EXE एक्सट्रैक्ट की, लेकिन उसकी सपोर्टिंग फाइल तो एक्सट्रैक्ट नहीं हुई है ना। इसलिए आपको हमेशा इस जिप फाइल को अपने कंप्यूटर में एक्सट्रैक्ट कर लेना है, उसके बाद में ही आपको इसको यूज करना है। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी, तो इसके लिए भी सॉल्यूशन मिला है कि सर हम लोग अंदर से कर रहे थे इसलिए नहीं हो रहा था। तो इस बात को ध्यान रखिए। जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे, प्रोग्राम को रन करने पे हमें इस तरह से इसका लेआउट दिखेगा और यहाँ पे सबसे पहले आपको करना है हार्डवेयर में जाना है। हार्डवेयर में जाके आपको FT232 को सिलेक्ट करना है। ये वन टाइम ही करना है। एक बार आपने कर लिया, यानी कि हर बार आपका कंप्यूटर बंद होकर चालू होगा तो भी FT232 पे ही रहेगा। और एक बात कि यहाँ पे इसको थोड़ा स्क्रॉल अप कर दीजिए, इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए और यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन जो आती है वो हमारे काम की है। तो आप जब भी कोई क्वेश्चन करो
तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसका मुझे स्क्रीनशॉट भेजो। तो किस तरह से भेजा जाता है, तो हमारे कीबोर्ड के अंदर एक प्रिंट स्क्रीन का एक बटन होता है, इसको एक बार क्लिक करो और क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे टेलीग्राम में आ जाओ। जैसे कि समझो यहाँ पे टेलीग्राम में आया और मैंने प्रिंट स्क्रीन एक बार क्लिक किया और एक बार करने के बाद में मैंने इसको यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल V किया और इसको सेंड किया। आपको इस तरह से सेंड करना है। इस स्क्रीनशॉट का भी मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि कई लोग मोबाइल से फोटो कैप्चर करते हैं जिसके कारण हमें क्लियरली दिखाई नहीं देता यहाँ पे कि एग्जैक्टली एरर क्या है। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है, हमेशा स्क्रीनशॉट ऐसे लीजिए ताकि हमें क्लियर उसके अंदर क्या लिखा है वो दिखाई दे। अभी आते हैं कि इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप कौन सा है। तो इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने कोई भी बायोस यहाँ पे लगा दी है और इसको मैं चलो यहाँ पे लगा देता हूं। तो आप इसको कहां कहां पे लगा सकते हो, तो इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं, आप यहां पे लगाओ चाहे आप यहां पे लगाओ, दोनों बात एक ही है। लेकिन आप इसको ऐसे मिडल में नहीं लगा सकते, वो बात ध्यान में रखना। ये लाइन है यहाँ पे, आप या तो नीचे की 4 लाइन या तो फिर ऊपर वाली 4 लाइन वैसे ही लगा सकते हो, चाहे यहां या फिर यहां। लेकिन एक बात खास ध्यान में रखना, ये पिन्स ऐसे बीच में ना आए, आपको इसी तरीके से लगानी है। और एक बात, अगर आपका गलती से ये बायोस उल्टा लग गया है तो इस ऐसे की जगह पे इस तरह से लग गया है, या फिर आपकी ये बायोस गलती से रिवर्स में लग गई है, ऐसे कि इसके अंदर बायोस आपकी हीट होगी क्योंकि आपका वीसीसी था वो ग्राउंड की और ग्राउंड वीसीसी की ओर, यानी कि मिसमैच हो जाएगा इसके कारण। तो ये भी हीट होगा, शायद ये भी हीट होगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको जैसे ही लगे ये थोड़ा बहुत हीट हो रहा है, इसको आप निकालिए और इसको स्ट्रेट लगाइए। ये जो भी फ्रेशर है उनके लिए जानने वाली चीज है। तो इस तरह से आप इसको लगा दो, आपकी आईसी कोई हीट नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि आईसी हीट हो रही है तो आपको समझ लेना है आपने बायोस को उल्टा लगाया है। अभी आ जाता है सॉफ्टवेयर के ऊपर। सॉफ्टवेयर के अंदर क्या करेंगे, तो यहाँ पे आने के बाद में हमने सबसे पहले ये हार्डवेयर सिलेक्ट कर लिया है, ये हमें देखना है। और इसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो उस क्वेश्चन मार्क के ऊपर यानी कि रीड आईडी है, इसी से वो बायोस डिटेक्ट करेगा। जैसे ही इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे हमें इस तरह से इतनी बायोस बता रहा है। तो इसमें से आपकी बायोस कौन सी है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी बायोस को सिलेक्ट कर लो। इसका रीजन ये है, इस सभी बायोस का चिप आईडी कॉमन है, तो आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, तो ये सिलेक्ट किया और उसके बाद में हम लोग करेंगे रीड। तो ये रीड करते हैं, ये बायोस हमारी रीड हो गई। यहां से हम लोग इसको करते हैं सेव। तो सेव हम लोग यहाँ पे 111 में एक फाइल बना देता हूं, एग्जाम्पल 111, इसको सेव कर लिया। नई फाइल इसके ऊपर राइट करनी है, ये है ओपन बटन, तो ओपन के ऊपर क्लिक करो और आपको जो भी बायोस की फाइल राइट करनी है वो वहां पे कर दो। हम लोग वो 111 वाली फाइल ही वहां पे करते हैं। इसको ओपन किया और ओपन करने के बाद में अभी यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। ये रीड है, ये राइट है, ये ब्लैंक चेक, इरेज वगैरह वगैरह है। लेकिन हमें करना क्या है, यहाँ पे इस एरो के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे क्लिक करना है। ये क्या करेगा, पहले ये बायोस प्रोटेक्टेड है तो इसको अनप्रोटेक्ट करेगा, इसके बाद में इसको इरेज करेगा, फिर उसके ऊपर प्रोग्राम करेगा और फिर वेरीफाई करेगा। वेरीफाई का मतलब क्या होता है कि बायोस यहाँ पे जो डेटा है वो डेटा और आपके कंप्यूटर का डेटा क्या दोनों इक्वल है। वेरीफाई ओके आया, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बायोस सही प्रोग्राम हुई है। तो इसके ऊपर मैं सीधा ही क्लिक कर देता हूं। तो ये पहले पूछेगा कि क्या हमें आईसी को इरेज करना है, हम बोलेंगे यस। तो इसने पहले अभी ये इरेजिंग का काम स्टार्ट कर दिया। तो ये पहले इरेज करेगा, फिर प्रोग्राम और फिर उसको करेगा वो वेरीफाई। तो अब ये प्रोग्रामिंग की क्रिया हो रही है और उसके साथ साथ में वेरिफिकेशन भी चल रहा है। इसका टाइमिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसने इस फाइल को 9 सेकंड के अंदर प्रोग्राम करके वेरीफाई कर लिया।
तो ये एक प्रोग्रामर फास्ट भी है, आराम से आप इसको रख के समझो बड़ी से बड़ी फाइल होगी तो भी वो स्पीड में वो प्रोग्रामिंग कर लेगा। तो सिंपल सॉफ्टवेयर है, कुछ भी नया नहीं है। हाँ, कुछ कुछ चीजें यहाँ पे नई है, वो आपको ध्यान में देनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई बायोस इसके ऊपर लगाई और वो बायोस डिटेक्ट नहीं हो रही है। तो जब वो डिटेक्ट नहीं हो रही है तो ऐसे केस के अंदर आपको मेनू नहीं खुलेगा। कौन सा मेनू नहीं खुलेगा? तो अभी तो मैंने लगाई, वो तो शायद डिटेक्ट हो जाएगी, लेकिन ये मेनू नहीं खुल रहा है। लेकिन जैसे ही समझोगे आप इसको चाहे जितनी बार प्रेस करो, यहां पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे केस आते हैं, तब उस समय में क्या करना है, तो वहां पे आपको इसका स्क्रीनशॉट भेजना है और खास करके मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए। जो ये इंफॉर्मेशन है ID9F, ID90, IDAB और ID15, ये इंफॉर्मेशन आप मुझे भेजेंगे, मैं आपकी बायोस का डेटा उसके अंदर ऐड कर दूंगा। और एक बात आपको मुझे भेजनी है, इसके ऊपर जो नंबर लिखा है वो पूरा नंबर आपको मुझे भेजना है, जिसके अंदर पीछे W है, X है, Y है, Z है, वॉट एवर जो भी लिखा है वो पूरा डिटेल, या फिर इसका क्लियर फोटो मुझे भेजिए ताकि मुझे आपको बार बार पूछने की जरूरत ना पड़े। मुझे उसके अंदर काम की चीज जो लगेगी वो मैं निकाल लूंगा, वो भी आप मुझे भेजिए, तब मैं जाके उसके अंदर ऐड कर दूंगा। अभी इसको मैंने ऐड किया है। कौन सी वाली है ये है W74MT2JWS, ये विनबॉन्ड की नई बायोस है, इसको मैंने ऐड किया है। लेकिन इसके अंदर देखिए 2 बायोस डिटेक्ट हो रही है। इसका मतलब कि मैं चाहे इसको इस नंबर से भी कर सकता हूं और इस नंबर से भी कर सकता हूं। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर मेरा बायोस है W74 और मैं W25 से क्यों प्रोग्राम करूं? आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बोलते हो कि नहीं मुझे इससे प्रोग्राम नहीं करना है, मुझे अपने नंबर से ही करना है, तो ऐसे केस के अंदर आप मुझे अपनी बायोस का नंबर दीजिए और मुझे ये इंफॉर्मेशन दीजिए जो यहाँ पे प्रोग्रामर बता रहा है। तो ये एक जनरल रीड राइट प्रोग्रामिंग और एरर। अभी एक क्वेश्चन ये है कि सर हम इसको इंडिया में अगर हमें लेना है दिल्ली से, तो हम इसको कहाँ से ले सकते हैं? दिल्ली में मिल जाएगा LCIIT, जो कि सुबोध सर, और उनके वहाँ पे ये है उनका लैब, और आपको यहाँ से एनिट की सभी प्रोडक्टें मिल जाएगी। और भी एड्रेसेस हैं, आपको दिल्ली में नेहरू प्लेस में चाहिए तो वहाँ के भी मैं आपको एड्रेस वगैरह शेयर कर दूँगा। आप मुझे मेरे टेलीग्राम अकाउंट के अंदर एक बार कांटेक्ट करिए। तो जो भी LCIIT से कनेक्टेड लोग हैं वो तो सुबोध सर से भी ले सकते हैं, उनके पास से ये सभी प्रोडक्ट मिल जाएगी। और जो भी टेक्निकल सपोर्ट है वो भी आपको सुबोध सर के पास से मिल जाएगा। तो ये हुआ दिल्ली का। अगर आपको मुंबई में है और अगर आपको मुंबई से लेना है तो मुंबई के लिए मुंबई से आप कांटेक्ट कर सकते हैं शुभम कंप्यूटर्स, नरेश जैन, और इनके पास से भी आपको मिल जाएगा, जो कि अपने लेमिंगटन रोड के ऊपर, और बहुत पुराने हैं। शुभम कंप्यूटर्स की तो सभी लोग, ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे। तो उनकी फनासवाड़ी के अंदर शॉप है और लेमिंगटन रोड के ऊपर भी है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। मुंबई में और एक एड्रेस है टेक स्टूडियो, मिस्टर मीत जैन, तो आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे कार्ड पे दिखाई दे रहा है, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सभी जगह पे आपको फिजिकली मिल जाएगा। और भी बहुत सारे सिटी है, तो आपको जैसे चाहिए वैसे आप मुझे कांटेक्ट करिए, तो मैं वहाँ पे आपको उनके नंबर में शेयर कर दूंगा। तो जितना भी सेटअप के लिए जरूरी चीजें जो थी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया। फर्दर क्वेश्चन के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे मेरे टेलीग्राम के अंदर लिखिए या फिर सपोर्ट ग्रुप के अंदर लिखिए, मैं वहाँ पे आपको जवाब देने का जरूर प्रयास करूंगा। मैं ऑफिस टाइम रहता हूँ सुबह 10 बजे से लेके शाम के 3:30 बजे तक, और वो रहता है ज्यादातर मंडे टू फ्राइडे।
सैटरडे शायद मैं मिलूँ या ना मिलूँ, लेकिन आप अपना मैसेज छोड़ दीजिए, तो मैं उसके ऊपर जैसे ही मैं मेरे डेस्क के ऊपर आता हूँ आपको उसके रिगार्डिंग जवाब देने का जरूर प्रयास करूँगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमें इस वीडियो के लाइक बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, और जैसे फेसबुक के लिए अभी जो हमारा फेसबुक का जो पेज है वहाँ पे आप मुझे फॉलो करिए, तो ऐसे अपडेट मैं वहाँ पे रखता जाऊँगा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए तहे दिल से आप सभी लोगों का शुक्रिया।